हाँ जी, सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कर दिया सब ये बात, ठीक है जी। अब अगली जो आ गई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्ट प्रोबेबली, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट ऑस्मोसिस, ठीक है। देखो ऑस्मोसिस पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े उससे पहले हमको ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो मैंने दो डायग्राम आपके सामने बना ली, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इधर से शुरुआत करते हैं। एक सॉल्वेंट है, एक ये जो लगी हुई है फर्स्ट फनल इन्वर्ट करके लगी है, क्या है? फनल। दिस इज फनल। कोई फनल ऐसे उल्टा करके रख दिया, थिसल फनल, कोई भी बोलते हैं, जनरली थिसल फनल एक होता है। ये जो अपैरेटस है, ये जो ऐसे टेढ़ा उल्टा करके बोलते हैं थिसल फनल। इसके मुंह पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है रेड कलर की, ठीक है। और थिसल फनल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट जो इस बीकर में रखा हुआ है उससे सेपरेटेड है बाय दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सॉल्यूशन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी मीन्स कुछ चीजों को अलाउ करे निकलने के लिए, कुछ चीजों को पास ना करने। सेमी मतलब कुछ चीजें अलाउड है, कुछ चीजें अलाउड नहीं। परमिएबल मतलब पास करना, परमिएबल मतलब पास, अलाउ करना है, कोई चीज पास कर दे, कोई चीज पास ना करे। मतलब पास फेयर की बात है कि निकल जाए, उसमें से गुजर जाएगी, कुछ चीजें भी नहीं गुजरेंगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीजों को अलाउ करे टू पास थ्रू इट और कुछ चीजों को ना करे, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। A membrane which allows some substances to pass through it and does not allow others to pass through it are called semi-permeable membrane. यहां पे जो semi-permeable membrane ऐसी दी गई है, allows only solvent molecules to pass through. ये अपने में से क्या अलाउ करती है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करना अलाउ करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि अपने में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देगी, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने देगी। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को भी बड़े होंगे, वो इसमें मेम्ब्रेन में छेद होंगे, उस छेद में सोल्यूट नहीं पास कर पाएगा, क्या पास कर देगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर देगा, ठीक है जी। हो गया क्या? देखो अब एक बात सोचो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर ज्यादा है? इधर सोल्यूशन के अंदर के इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर? कुछ बताओ, खुद सोचो। इसको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। देखो ये सॉल्वेंट साइड दिखाई है, मैंने सॉल्यूशन साइड दिखाई है। सॉल्वेंट में सिर्फ देखो प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे रेड कलर के मैंने सोल्यूट दिखा दिए। क्या दिखा दिए? सोल्यूट। अब सोल्यूशन में देखो, जब सोल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो ज्यादा जहां पे ज्यादा होंगे वहां से आपको पता है डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, एक सुना हुआ आपने, डिफ्यूजन इज मूवमेंट of substance from high concentration to low concentration, from its high concentration, जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो कहां डिफ्यूज कर जाती है? जहां पे उसकी लो कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अगरबत्ती कोने में जला देते हो, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है। परफ्यूम एक आदमी अपने कपड़ों पे छिड़क के आता है तो पूरी क्लास में परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कपड़ों पे हाई होती है कंसंट्रेशन, बाहर एयर में लो है, धीरे धीरे वो फैलती रहती है, डिफ्यूज करता रहता है। डिफ्यूजन सिंपल है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करना, कोई भी चीज, ठीक है जी। जैसे अगर आप मान लो एक छोटी सी एग्जांपल आपने और करी हुई है। फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रखा हुआ है ब्लू कलर का, पेंटाहाइड्रेट का, ठीक है, ब्लू कलर का क्रिस्टल रखा हुआ है। अब कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन इस क्रिस्टल में ज्यादा है, वो बाहर सॉल्वेंट में मूव करेगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे है, बाहर लो है, और वाटर की बाहर ज्यादा है, इसके अंदर लो है, तो वाटर इसके अंदर आने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? यानी कि कॉपर सल्फेट वाटर में डिफ्यूज करेगा, वाटर कॉपर सल्फेट में डिफ्यूज करेगा। हाई कंसंट्रेशन, दोनों अपनी हाई से लो पे जा रहे हैं, ठीक है।
वाटर अपनी हाई से कॉपर सल्फेट के अंदर जा रहा है, कॉपर सल्फेट में वाटर कम है। कॉपर सल्फेट अपनी हाई से क्रिस्टल में से बाहर वाटर में जा रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट बाहर पानी में कम है, तो ओवरऑल सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, ऐसे डिजॉल्व होती है चीजें। So diffusion is just a movement of substance from high concentration to low। जिस जहां पे वो हाई है वहां से वो दूसरी जगह पे चला जाएगा जहां पे उसकी कंसेंट्रेशन लो है। अब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस और उसमें क्या फर्क है, देखो। अब यहां पे भी मूवमेंट होगी। ऑस्मोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of solvent molecules from less concentrated solution to high concentrated solution। Solution via SPM। SPM stand for semi permeable membrane। क्या होता है? It is movement of solvent molecules from less concentrated solution to high concentrated solution। ये वर्ड ध्यान से देखो, सोल्यूशन लिखा है। इसका मतलब अब क्या है भाई साहब, ये आप सोचो डिफ्यूजन के लिए उल्ट चल रहा है? नहीं, अब बात करता हूं कैसे। देखो, हमने जनरली कंसंट्रेशन किसमें, ये एक जनरल चीज है। डिफ्यूजन इज ए जनरल प्रोसेस कि कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव कर रही है। ठीक है, तो ठीक। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो मैंने आपको एक बात बोली है कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट डिसाइड करता है। यहां पे मैंने सोल्यूशन की बात नहीं, सिंपल बात लिखी है कि कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में मूव करती है। ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक। जहां पे उसकी मात्रा ज्यादा है और जहां पे उसकी मात्रा कम है वहां पे वो उसका मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ठीक, ऐसे। जबकि सोल्यूशन के अंदर हम कंसंट्रेशन किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। जहां पे सोल्यूट आ जाएगा वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो नेचुरली क्या हो गए? कम हो गए। दिख रहा है डायग्राम में क्लियर कट। जो मोल फ्रैक्शन क्या होगी? XA प्लस XB इक्वल टू 1। अगर उसमें कुछ XB आ गया है यानी कि XA की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, 1 से कम ही होगी, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डिक्रीज कर गए हैं। ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि सोल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कम होते हैं, और सॉल्वेंट साइड पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई सॉल्वेंट साइड पे। यहां पे ये क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। दिख रहा है ना आपको? तो मैंने क्या बोला है? इट इज मूवमेंट ऑफ, क्योंकि हम कंसंट्रेशन किसके हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। इसीलिए यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है? अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और इसकी सोल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि इसमें सोल्यूट आ गए। ठीक है जी। कभी कभी लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बजाय क्या लिखा होगा? यहां पे इसकी बजाय वर्ड क्या लिखा हो सकता है? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। लेस कंसंट्रेटेड हो सकता है प्योर सॉल्वेंट ही हो, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है? टू सोल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप सोचो भाई साहब, सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही बनती है, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी टेक्निकल अगर आपको उन्होंने फंसाना हो तो वो क्या लिख देते हैं? लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये वर्ड लिखना है, लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो क्या आप सोचो कोई ये चीज जो डिफ्यूजन के उल्ट हो रही है? नहीं जी, इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन ओनली। व्हाई? बिकॉज डिफ्यूजन में क्या होता है? एक चीज जो जहां से ज्यादा है उधर की तरफ मूव करती है जहां पे वो कम होती है। अब सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है, बट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जहां से वो ज्यादा है वो किधर की तरफ मूव करेंगे? जहां पे वो लो है। ठीक है,
तो अगली डेफिनेशन क्या बन जाती है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है? अगर तो सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये भी ठीक है, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसकी और एक और फॉर्म जो आ जाती है, ये आप अभी तक क्लियर हो गई। तो अभी तक हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो ऑस्मोसिस की हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डेफिनेशन 1, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू solution via SPM, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाती है, चौक से लिखा होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, ध्यान से देखना, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, इसको जरा मिटा देते हैं, फिर से लिख लेंगे, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड, मूवमेंट, डेफिनेशन है उसकी किसी फॉर्म में लिखी हो सकती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from higher concentration of solvent to low concentration of solvent via SPM, ये नहीं छोड़ना। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई। सेकंड डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाया सैंपल। आपको पता है प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, सोल्यूट की टर्म्स में। सोल्यूट प्योर सॉल्वेंट में है ही नहीं, यहाँ पे है, तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा आई, सोल्यूशन की। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा आई, तो यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो हमने वर्ड लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब अगर थर्ड डेफिनेशन देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। भाई साहब बच्चे गलती कर जाते हैं, उनके दिमाग में एक चीज छप जाती है कि लो कंसंट्रेशन से हाई पे जाता था। आपने ये वर्ड पे ध्यान देना है कि लो कंसंट्रेशन किसकी है, सोल्यूशन की क्या सॉल्वेंट की। अगर वर्ड लिखा है सॉल्वेंट तो गलत है, क्या होना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। डिफ्यूजन ही हो रही है बाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको मैंने बोला डिफ्यूजन में क्या होता है, जहां जो चीज जहां पे ज्यादा होती है वहां से उधर की तरफ मूव करती है जहां पे वो लो होती है। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट वाली साइड पे ज्यादा है और सोल्यूशन साइड पे कम है, तो यहां से वो इधर ही डिफ्यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी, सोल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी इधर जाने को। ठीक है भाई साहब, यही काम हो कुछ चीजों। अब आपने ध्यान से एमसीक्यू देख लेना है कि वर्ड क्या लिखा हुआ है। अगर सोल्यूशन लिखा है तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिखा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, हो गया। ठीक, आगे चले। दोनों में फर्क है, वर्ड ध्यान देने वाला है सॉल्वेंट, वहां पे वर्ड ध्यान देने वाला सोल्यूशन। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन फर्क पता चल गया। बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फर्क है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है वो भी करेंगे आगे, टाइप कौन कौन सी है उनकी। तो थोड़ा सा इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को अब थोड़ा सा कर लेते हैं, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी भी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हो गया तुम्हारा मूवेबल पिस्टन।
ओके ओके, डिफ्यूजन भी क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या चलेगा। अब हमको इतनी बात समझ में आ गई है, ये तिरसठ फनल थी, फनल ओके। तो ये तुम्हारी हाइट है कॉलम की। अभी बताता हूँ जरा अबाउट दिस सॉल्वेंट लेवल। अब देखो क्या आएगा भाई साहब, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो इधर जब जाएगा तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है जी, यानी कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर N/V। अगर V ही चेंज हो गया तो कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें V चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। तो आप क्या चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रिजर्व द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, जितना प्रेशर ये इधर लगा रहा है इसको मूव कराने के लिए, उतना प्रेशर आप ऊपर से अप्लाई कर दो। ठीक है, तो नेट क्या रहेगा, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से इधर आए, सॉल्वेंट से इधर आए थे, उतने ही वापस चले जाएंगे, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होगी। जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ा यहाँ पे, किस बाहर से कहां पे लगा रहे हो, कौन सी साइड है, सोल्यूशन साइड, प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड टू स्टॉप movement of solvent molecules तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड to stop movement of solvent molecules from pure solvent to solution via SPF। इस साइड पे कितना प्रेशर लगाना पड़ा, सोल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर लगाना है। ठीक है, सॉल्वेंट वाली साइड पे, सोल्यूशन वाली साइड पे। ठीक है जी, बराबर लगाओगे तो रुक जाएगा प्रोसेस। वो कैसे पता चलेगा कि जितना लेवल यहाँ पे मान लो कोई ई लेवल था, आपने इतना ही प्रेशर लगाया कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का लेवल है ई है, इस अगर इससे ऊपर चला गया मतलब आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ठीक है, ये देखना कि वो बराबर इस लेवल पे मेंटेन रहे, इधर वाली साइड पे सॉल्वेंट यहाँ तक इससे नीचे ना आए, ना इससे ऊपर जाए। जितना प्रेशर यहाँ पे लगाए वो यहाँ पे ही रहे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे ई के ऊपर लेवल ना जाए, तो आपको पता लगे कि आपने बराबर प्रेशर लगाया, ना ज्यादा लगाया ना कम लगाया। ठीक है जी, ओके भाई साहब, क्लियर। तो एक चीज होती है आरओ, वो भी आपने घर में सुना हुआ, आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा। वो कैसे होगा, अगर आप यहां पे ज्यादा प्रेशर लगा दोगे सॉल्यूशन साइड पे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका लेवल ई से ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेटली सॉल्वेंट इधर आया, पीछे क्या रह गया, सोल्यूट पीछे रह गया। ठीक है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ओपी इज अप्लाइड, किधर वाली साइड पे, यहां सॉल्यूशन साइड, अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, नेट रिजल्ट इज movement of solvent from solution to pure solvent। उल्टा हो गया काम, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। तो क्या करने में ये कहा, दिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट, सी वाटर। सी में जो नमक है, सी में जो नमक है उसको निकालने में यूज होगा, क्योंकि अब जब प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो सॉल्वेंट सारा इधर मूव कर जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, आपका सॉल्ट बच जाएगा, तो सॉल्वेंट यहां से निकल के आगे आ जाएगा।
क्लियर हो गया। डीसैलिनेशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऐसे ही काम करता है, आप घरों में भी लगा होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमको समझ में लग गया। अब हम ऑस्मोटिक बेसिक का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक बेसिक का जो रिलेशन होता है वो बेंट ऑफ इक्वेशन से दिया जाता है। बेंट ऑफ फैक्टर नहीं बोल रहा, बेंट ऑफ इक्वेशन है। ये दिया जाता है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है जी, हियर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। किस टर्म्स में? मोलैरिटी की टर्म्स में, यानी कि N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें? लीटर्स में। ठीक है, ओके, N/V। इसका मतलब क्या होता है? अगर V लीटर्स में N मोल्स हैं तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? N/V हो जाएंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, समझ लगी? N/V। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये आपने डाला मोलैरिटी की वैल्यू डालनी। यहाँ पे जो C है वो मोलैरिटी की टर्म्स में होना चाहिए। पाई इज इक्वल टू CRT। R तुम्हारा क्या है? गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, ठीक है भाई साहब, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, अगर C की जगह मैं N/V लिख दूं, अगर C की जगह मैं क्या लिख दूं? N/V। पाई इज इक्वल टू NV/RT, तो पाई V इक्वल टू RT है ना, RT। तो पाई की जगह ये किसकी जगह? आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, पाई की जगह P लिखा हो तो PV इक्वल टू NRT नहीं इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है जी, तो ये जो इक्वेशन है ना बेसिकली, ये पाई इज इक्वल टू CRT और पाई V इक्वल टू NRT, ये कब वैलिड होती है? आइडियल गैस इक्वेशन कब वैलिड होती है? जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, यानी कि दिस इक्वेशन अप्लाइज टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस so that they behave ideally। ठीक है, बात याद रखना। ठीक है भाई साहब, अब आपको कंसंट्रेशन दी हो सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को बोल सकते हैं, टेम्परेचर निकालने को बोल सकते हैं, आपस में क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। कितने वेरिएबल है? 1 2 3 वेरिएबल है, एक तो कांस्टेंट ना और गैस कांस्टेंट, तो आप कुछ भी तीनों में से कोई वेरिएबल निकाल सकते हो इक्वेशन यूज करके। ठीक है, बात क्लियर हो गई? फिर एक तो ये प्लस न्यूमेरिकल यहां से आ जाएगा, पाई इक्वल टू, कब वैलिड इक्वेशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन जैसे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं ना, चलते जाएंगे। अब कभी कभी क्या होगा भाई साहब, इंस्टेड आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। वो क्या बोलेंगे भाई साहब, ऐसे क्रिस्टल फनल दी हुई है, ठीक है, तो ये कॉलम दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दो। ये भाई वही फॉर्मूला लगेगा प्रेशर का, क्या होता है? HDG, पाई इज इक्वल टू HDG, वेयर H इज हाइट, D is density of solution, and G is acceleration due to gravity। Acceleration due to gravity। अब ये सोचो ये कैसे हुआ भाई? अब देखो भाई साहब, सॉल्वेंट क्या करेगा? प्योर सॉल्वेंट वाली साइड से इधर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ये लेवल राइज करता जाएगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक टाइम आएगा, क्या आएगा? ड्यू टू एक्स, अब क्या है, ग्रेविटी क्या करेगी? सोल्यूशन को अपनी तरफ खींचेगी। अब क्या एक टाइम क्या आएगा, तो ये जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नीचे जा रहे होंगे उतने अंदर जा रहे होंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो एक लेवल पे आके ये लेवल राइज करना बंद कर जाएगा, तो वो लेवल आपने नोट करना है H। ठीक है जी, तो पाई, अब देखो ये जो राइज किया था इसमें थिसल फनल में, वो क्यों राइज करा था? ड्यू टू ऑस्मोसिस,
यानी कि जो प्रेशर डेवलप हुआ है किसके कारण हुआ, ऑस्मोसिस के कारण। दिस प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। एक इक्वेशन आप ये भी यूज कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू HdG करके, ऐसा एक क्वेश्चन इस तरह भी आ जाते हैं, समझ लगी। क्योंकि ये प्रेशर किसके कारण डेवलप हुआ था, ऑस्मोसिस के कारण। तो इसीलिए हमें इसको दिस प्रेशर कैन बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वेशन वही लगी है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है। ओके, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लग रहा है। आगे बात करते हैं। ये जो पाई इज इक्वल टू CRT है कब वैलिड होती है भाई साहब, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच बिहेव आइडियली। एक बात याद रखना। अब इसको आगे करते हैं। कुछ टर्म्स होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट डायग्राम बना दूंगा पहले। जाओ, हाँ जी, जो मेथड यूज होता है टू डिटरमिन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसका सेटअप ये है। ठीक है, तो बर्कले एंड हार्टले मेथड बोलते हैं इसको। इसकी डायग्राम ये है, समझ लो क्या है। एक पोरस ट्यूब है सेंटर में, जिसको एक तरफ रिजर्वायर कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये एक ट्यूब निकलती है उससे बाहर। और इस पोरस ट्यूब में हमने क्या रखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। क्या रखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। रिजर्वायर से हमने सॉल्वेंट डाला है। कहां तक कब तक डालते रहे, जब तक ये लेवल कहां तक आ जाए, M आ जाए। ठीक है, ये पोरस ट्यूब होगी, इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, पोरस इसलिए सॉल्वेंट बाहर जा सके। अब ये जो है बीच, ये बाहर एक गन मेटल वेसल है, ये ब्लैक कलर की जो दिखाई गई है। गन मेटल वेसल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। और एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसा अभी करा था, पिस्टन लगा हुआ, एक प्रेशर गेज लगेगी। तो ये जो रेड कलर की मैंने क्या दिखा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस में क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप प्रेशर ऊपर से, तो यहां से जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो M से लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, आएगा। तो आप पिस्टन अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। प्रेशर कब तक अप्लाई करोगे, जहां लेवल फिर से क्या आ जाए, M आ जाए। ठीक है जी, तो वो प्रेशर आपने इस प्रेशर गॉज से नोट कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, सॉल्यूशन की। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का होता है, समझ लग गई। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक चीज है, जो प्रेशर है जो कि डेवलप होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है जी, और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो यहां से प्रेशर आ गया, आगे वही फॉर्मूला वेंट ऑफ इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू CRT चलना शुरू हो जाएगा। लगाओ, इस्तेमाल करो, क्वेश्चन करो। ठीक है जी, बता दिया कंसंट्रेशन, ये C यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मोलरिटी है। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज बोल सकते हैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर आप देख सकते हो, ये भी कौन सा एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन का, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। हायर कंसंट्रेशन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लो कंसंट्रेशन लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, एक तो अभी MCQ बन गया। आगे और क्या हम कर सकते हैं, अभी देखो उसको मिटा दें। कुछ टर्म्स आती हैं, स्पेसिफिक टर्म्स वो पढ़ते हैं अभी। हाँ जी, अब कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो कि यूज होती है ऑस्मोसिस में। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक चीज होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक चीज होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है जी, देखो पाई होता है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये भी करा हमने। ठीक है, ठीक है, तो जिन टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन
उनका क्या होगा, हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, यही होगा जिनका कंसंट्रेशन सेम है एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ठीक है, आर तो गैस कांस्टेंट ही है ना एट गिवन टेम्परेचर। सो जिन ऐसे सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या हो जाएगी, ये ऐसे सोल्यूशन होता है जिनका सेम कंसंट्रेशन है और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है जी। और 0.9% NaCl जो होता है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो आपका ब्लड का जो पीएच है, ब्लड के साथ अगर आप देखो ना, वो आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, उस डिजॉल्व होते हैं सेलाइन वाटर के अंदर, वो सेलाइन की कंसंट्रेशन 0.9% क्यों होती है, वो इसलिए क्योंकि जो आपका जो 0.9% NaCl है ना, और आपका जो ब्लड है वो आपस में क्या होता है, आइसोटोनिक होते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपका जो ऑस्मोसिस नहीं होगी, अगर आप क्या करते हो, इंजेक्शन लगाते हो, ऐसे आपके सेल जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है वो या तो फूल नहीं जाएंगे या तो उनमें से श्रिंक नहीं करेंगे। तो 0.9% NaCl क्या होता है, इट इज आइसोटोनिक विद ब्लड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है MCQ। उसके बाद हाइपोटोनिक क्या होता है, कंसंट्रेशन, हाइपो मीन्स कम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लोअर एंड OP लोअर देन गिवन सोल्यूशन। कोई भी गिवन सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, वो कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो, ठीक है। मतलब अगर आपकी कंसंट्रेशन 0.9% की बजाय 0.8 हो गई है NaCl, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया आपके ब्लड के लिए, ठीक है, आप ये नहीं इंजेक्ट करोगे। अगर आप हाइपरटोनिक की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन गिवन सोल्यूशन। हाइपर मतलब हाई होता है, हाइपर का मतलब हाई, हाइपो का मतलब लो, ठीक है जी। तो मतलब अगर आपने 0.1 क्या बोलते हैं 0.11% NaCl फॉर एग्जाम्पल बना दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन आपके ब्लड से ज्यादा है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि जब आपका सोल्यूशन जो है, गिवन सोल्यूशन एक आइसोटोनिक के कांटेक्ट में आ जाए, या गिवन सेल जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए, या हाइपोटोनिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए, या हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या हो जाता है, अब देखते हैं उनके टर्म्स में। अब देखो, समझ लगी, पहले देखो आइसोटोनिक क्या होता है। मान लो दो सोल्यूशन है, आपने सेल रख दिया, ये आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन रख दिया इधर, ये सेल को किसमें डिप कर दिया, आपके बॉडी का सेल है, इसको किसमें है, सेल है कोई भी, उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, ठीक है। तो आइसोटोनिक मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी कि जितना प्रेशर सॉल्वेंट इधर से लगाएगा उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होगा, यानी कि सेल को ना फूलेगा, ना स्वेल करेगा, ना श्रिंक करेगा, ठीक है जी। सेल विल नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक, ना स्वेल करेगा नॉर श्रिंक, दोनों ही चीजें नहीं होंगी, ओके जी, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब अगर उसको लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अगर मैंने सेल को किसमें रख दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपो मतलब यहां पे कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है तो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अल्टीमेटली सॉल्वेंट इधर से सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल विल स्वेल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, ओके, ठीक है जी। अब देखो ये चीज क्या होती है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, एंडो मतलब अंदर जाना, एंड ओस्मोसिस मतलब अंदर की तरफ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules into cell when placed, किसके साथ कांटेक्ट में रखा है, हाइपोटोनिक, इन कांटेक्ट विद
हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके जी, एंडोस्मोसिस से सेल फूल जाएगा। इसी को एग्जांपल देखिए आपने, वहां यार आपने वो जो सेल की बात करो, आपने वो देखा ना गूंद कतीरा, उसको पानी वो छोटी छोटी होती है, जब पानी में फूल जाती है, रेजिन्स जैसे होती है, ठीक है ना, उनको रेजिन ही बोलते हैं एक्चुअली, तो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि एंडोस्मोसिस हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल है वो, ठीक है जी, एंडोस्मोसिस। अगली बात करते हैं किसकी? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अगर इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, हाइपरटोनिक मतलब बाहर कंसंट्रेशन हाई है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर बाहर आ गया तो तुम्हारा सेल क्या करेगा जी? श्रिंक कर जाएगा। हो सकता, इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या? एक्सो मतलब बाहर जाना, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स outside cell when placed in contact with कहां पे? when placed in contact with कहां पे भाई साहब? when placed in contact with when placed in contact with कौन सा? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जब एक्सोस्मोसिस होती है तो सेल क्या करता है? सेल विल श्रिंक, श्रिंक। इसकी कोई एग्जांपल देखिए अपनी डेली लाइफ में। सलाद काटते हो, सलाद काटते हो ना, उसके ऊपर नमक फेंक देते हो, पानी पानी हो जाता है प्लेट में। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपकी वो जो प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमेबल है। आपकी स्किन के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल होती है। दो तरह की आपके पास हो सकता है सेमी परमेबल, तीन तरह की, आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल। नेचुरल क्या है? जो आपकी स्किन की अंदर पिग ब्लैडर, पिग का ब्लैडर फाड़ दो, वो निकाल दो, वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल। प्लांट की जो अंदर सेल वॉल की बात नहीं कर रहा, अंदर वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। आपके अंदर की स्किन की जो अंदर वाली जो लेयर्स होती है वो भी सेमी परमेबल होती है, ठीक है जी। पिग ब्लैडर जैसे मैं बोला, ठीक है, ऐसे ये होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी बात करते हैं अलग से उनके बारे में डिटेल में। तो सेल विल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो जाती है जी भाई साहब प्लाज्मोलिसिस, और एक वर्ड होता है प्लाज्मोलिसिस और क्रिएशन। इसमें क्या होता है भाई साहब? जब एक्सोस्मोसिस होता है तो सेल जो होता है ना आपका, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो श्रिंक करता जाता है, तो मूव करता है सेल मेम्ब्रेन से दूर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। एक लेवल तक सेल श्रिंक करेगा जहां तक सेल अभी भी अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? भाई बहुत हद हो गई है तो सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। तो प्लाज्मोलिसिस के बाद क्रिएशन, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? प्लाज्मोलिसिस टर्म भी हो गई है, हाँ जी। अब आप देखो, अगर आप ज्यादा सलाइन वाटर पीते हो, ठीक है, ज्यादा आप बोलते हैं ना, वो आपको वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, जिनको जो बहुत बंदे मेरे जैसे हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, आप लोग ना डाइटिशियन जनरली बोलते हैं कि रात को 7 बजे के बाद या ऐसे 6 बजे के बाद खाना ना खाओ, नमक ना लो, शुगर ना लो, या आप अपनी शुगर इनटेक कम करो, या आप सॉल्ट इनटेक कम करो। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब आप चीजें खाते हो, शुगर लेते हो या आप सॉल्ट लेते हो, तो ये मतलब आपका जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है ना, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जब वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली सारा कुछ सेल में ही जाना है ना, तो जब आप कुछ लोगे, पानी पियोगे, तो आप क्या होगा? तो क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर तो क्या चक्कर है जी, वो क्या होता है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो आपके सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। अब ब्लड में से आपके सेल क्या करेंगे? पानी उठाना शुरू कर देंगे, और ऐसे पानी अब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा पानी आपकी बॉडी रिटेन करेगी। तो पानी बॉडी रिटेन करने की वजह से आपका बॉडी क्या है? वैसे भी आपका 75% बॉडी वेट क्या है? वाटर ही है। तो आप क्या हो जाते हो? मोटे हो जाते हो, एडीमा हो जाता है आपको, ओबीस, ठीक है जी। एडीमा क्या होता है? कहीं जगह एडीमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ ऑर्गन्स। एडीमा इज स्वेलिंग, कहीं पे भी किसी भी तरह की स्वेलिंग हो गई, वो क्यों हो जाती है? ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आप अगर क्या करना है वो अब अगर हाँ, आप चाहते हो आप वेट लूज करो, आप शुगर और सॉल्ट इनटेक कम कर दो और वाटर का इनटेक बढ़ा दो। ऐसे क्या होगा? आपका जो होगा ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन हाई होएगा,
जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, वो अपने में से वाटर निकालता जाएगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में से सारे सॉल्ट फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट फ्लश आउट हो जाएंगे तो आपके अंदर बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वो सुना भी, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं एट द टाइम ऑफ कंपटीशन वो ज्यादा वाटर इनटेक करना शुरू कर देते हैं। वो गजनी में जैसी बॉडी बनाई थी आमिर खान ने, वो भी वाटर इनटेक की वजह से खाना कम कर दिया उसने। ठीक है ना, तो वाटर रिटेंशन कम रहे, फिजिक अच्छी लगे। ठीक है, ठीक है। एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग, दैट इज ड्यू टू एंडोस्मोसिस नॉट एक्सोस्मोसिस। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब और पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। हाँ जी, कुछ प्रोसेस देख रहे थे जो ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। प्लांट्स जो है, सबसे पहले ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल वाया रूट्स बाय ऑस्मोसिस। रूट्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी साइबरियल मेम्ब्रेन, आप तो पानी मिट्टी में डालते हो, वहां से प्लांट के अंदर कैसे जाता है, थ्रू रूट्स। रूट्स की मेम्ब्रेन साइबरियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी अलाउ करती है, कुछ क्या करते हैं वाटर को भी अलाउ करती है। मैंने बोला साइबरियल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करे, डिपेंड करता है कि वो क्या अलाउ कर रही है। ठीक है ना, कुछ भी अलाउ कर सकती है। सेमी मीन्स कुछ चीजों को अलाउ करेगी, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, वाया रूट बाय ऑस्मोसिस। अब वही जो पानी है, अब देखो वाटर चाहे पेड़ जितना मर्जी बढ़ाओ ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, क्यों? अब उसके अंदर सारी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर सेल्स तो होंगे ना, तो वहां से नीचे से रूट से होता हुआ आगे ऊपर तक वाटर राइज करेगा। वो भी कैसे करेगा? थ्रू साइबरियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होता जाएगा। वो भी प्रोसेस क्या होगा? बाय ऑस्मोसिस। अब वो जो आपके जो आप देखते हो, जब आप पानी डालते हो तो पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और जैसे ही आप पानी डालते हो फ्लावर्स ऐसे क्या बोलते हैं, वो खिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब पानी जाता है तो प्रेशर लगाता है तो उनकी लीव्स को खड़ा कर देता है, ऐसे स्ट्रेच कर देता है, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड को पानी डालते हो मिट्टी में डाल के, तो जब पानी अंदर जाता है तो उसकी जो आउटर कोटिंग होती है उसको ब्रेक कर देता है, उसमें से जो पौधा है जो अपने आप को फ्लरिश कर देता है। ठीक है, एडिमा वही अभी बोला था, अगर आप जो ज्यादा सॉल्टी चीजें ले लेते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, वाटर रिटेन करना शुरू करती है, आपकी बॉडी स्वेल होनी शुरू हो जाती है, आप मोटे हो जाते हो। दैट इज पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग बाय वाटर रिटेंशन। बस्टिंग ऑफ आरबीसी, हाँ वही बोला, अगर आप आरबीसी को किसके अंदर रख दो, जैसे मैंने बोला था वो कतीरा बूंद की एग्जांपल बोली थी, वो फूल जाती है ना, जैसे आरबीसी को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे तो आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, पानी जाना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली आरबीसी का फट जाएगा। ठीक है, अब जो मीट वगैरह होती हैं उनको वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट वगैरह जो प्रिजर्व फूड तो उनको सॉल्ट फेंका होता है। क्यों फेंका होता है? क्योंकि सॉल्ट क्या करेगा, बाहर कंसंट्रेशन हाई कर देगा। अगर बैक्टीरिया मीट के अंदर होएगा तो उसको खराब करने की कोशिश करेगा, तो जो सॉल्ट होगा वो क्या करेगा, बाहर कंसंट्रेशन अब हाई है तो बैक्टीरिया में से क्या करेगा, बैक्टीरिया एक सेल ही है, बाहर कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो सेल में से क्या होगा, वाटर बाहर चला जाएगा, बैक्टीरिया में से वाटर बाहर चला जाएगा, तो बैक्टीरिया अल्टीमेटली ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही आप तो आपका मीट वगैरह का बचा रहेगा। ऐसे फ्रूट्स जो जैम्स वगैरह है वो भी क्यों नहीं खराब होते, वो भी यही चक्कर है कि आपने देखा ना अचार और चटनी जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, जैम्स भी खराब नहीं होते। क्यों नहीं खराब होते? क्योंकि भाई साहब आप कंसंट्रेशन बहुत आई है, जो बैक्टीरिया को वो एनवायरमेंट है ना, उसको वो एनवायरमेंट बैक्टीरिया की ग्रो करने के लिए अच्छा नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और सेल मर जाएगा। तो सेल मर जाएगा तो बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं, तो खराब कैसे करेगा? ठीक है, दिस इज हाउ ऑस्मोसिस प्लेज रोल इन डेली लाइफ। आगे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है ऑस्मोसिस का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना। ठीक है, अभी 1 मिनट इसको बिठा दे जरा, रुक जाओ। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है तो वही है, हमने बोला था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकना सोल्यूट का। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है जी, अब देखो C क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर N/V। ठीक है, N की जगह WB/MB, W इज गिवन वेट एंड M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, सोल्यूट का। वही हमें निकालना, रीअरेंज करके क्वेश्चन निकल जाएगी, आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो एक और पॉइंट होता है ना कि प्रूव करना है कि भाई साहब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन के ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो भाई साहब, अगली बात जो आ जाती है हमारे पास, ये तो बातें सिंपल ही है।
जो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना हो ना किसी सॉल्यूट का, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है जो पर्टिकुलरली फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, उनके लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स वगैरह, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर अपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, बेस्ट मेथड में क्वेश्चन आ जाता है इनमें बेस्ट चॉइस कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर था, क्वेश्चन खत्म। वो क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों होता है? देखो जो प्रोटीन्स वगैरह होंगे, अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे, या वैसे भाई साहब सबसे घटिया मेथड जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास निकालने का, वो है आपका वो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। वो किसी चीज का वेपर प्रेशर मेजर करना इतना ईजी काम नहीं है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन नोट करना तो और भी डिफिकल्ट है, ठीक है। सबसे घटिया मेथड अगर आपको चूज करना हो तो वो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर आपको बेस्ट मेथड चूज करना हो फॉर प्रोटीन्स स्पेशली एंड बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनके लिए कौन सा मेथड है बेस्ट मेथड? मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स, वो पॉलीमर्स, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर वो जो है बेस्ट मेथड है। क्यों? देखो एकदम से आपने क्या बोलना है भाई साहब, तो हल्का सा प्रेशर लगाना है, वो नोट कर लेना आसानी से, झट से आपका क्या बोलना है, वो क्या बोलते हैं आपका, वो रीडिंग आ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जबकि देखो प्रोटीन वगैरह आपको पता है उनका हर एक का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जहां पे वो स्टेबल होते हैं। अगर उस अब हम क्या करते हैं, बेवकूफी क्या करते होते हैं, कोई भी दवाई ले आओ या कोई भी प्रोटीन ले आओ, उसको उठा के फ्रिज में डाल देते हैं। भाई साहब हर प्रोटीन का अपना एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है। कई प्रोटीन लो टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं और कई प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं। यानी कि फिर अगर आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नोट करने जाओ या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नोट करने जाओ उनके अंदर, तो वो तो आपका भाई प्रोटीन के साथ आप शायद डिनेचरेशन भी कर सकते हो उसकी, ठीक है, तो एक पंगा पड़ सकता है। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड बढ़िया हो गया। दूसरी चीज इसमें आप यूज करते हो मोलैरिटी, तो वहां पे देखो डेल्टा टीपी इक्वल टू केबीएम। एम क्या होता था? मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी यहां पे यूज करना है, वो निकालनी आसान होती है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी, इसलिए मेथड बेटर हो गया देन दोस टू मेथड्स। और ऊपर से कैलकुलेशन भी क्या है, इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक। और ऊपर से हाँ, बिफोर यू अप्लाई दिस इक्वेशन पाई इक्वल टू सी आर टी फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, आपको पता है इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो भी कैसा बिहेव करता हो, आइडियल। बट प्रोटीन का देखो, प्रोटीन आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं ना बनाएंगे, तो यानी कि एग्जैक्ट रिलेशन लगेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो जो होती है विरियल इक्वेशन की तरह होती है, जैसे आपने रियल गैसेस के लिए पढ़ा था विरियल इक्वेशन, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन लगेगा। वो मैं भी लिख देता हूँ, समझाता हूँ फिर उसके बारे में, ठीक है। तो लेक्चर वैसे लंबा हो गया, मैं उसके लिए लेक्चर डिलीवर करता हूँ लेक्चर, ठीक है जी। थैंक यू। बोलने का बात था, एक बार कट करने से पहले फिर से बोल देता हूं कि अगर आपको प्रोटीन्स के लिए बोलते हैं कि डायरेक्ट भाई कौन सा मेथड अच्छा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड अच्छा है। क्या आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। उससे बेटर उसकी जो मैं विरियल इक्वेशन कराऊंगा आगे, छोटा सा लेक्चर 10-15 मिनट का, उसमें देख लेना, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में ठक क्वेश्चन होना चाहिए, ये चीज ठीक है, वो नहीं ठीक है। उसका रीजन मैंने बता दिया है कि प्रोटीन के अंदर इंटरेक्शन होने के चांसेस तो रहेंगे। आइडियल सोल्यूशन तो बनने से रहा उसका, ठीक है ना। और ये इक्वेशन वैलिड है आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर इक्वेशन को बिफोर वी अप्लाई दैट, ठीक है। एक एमसीक्यू बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उस पर बात करेंगे। और बचा है सैंपल मेंबर कौन सी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, यार वो उसका मैंने नोट्स में दिया हुआ है, नेचुरल मेम्ब्रेन जो बता भी दिया है, ठीक है। कॉपर फेरिसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सारी आपकी आर्टिफिशियल है। वो मेटल है ना, ये खुद बनाई होगी रिएक्शंस करवा के, तो ये आर्टिफिशियल है। वो कुछ एग्जांपल नोट्स में दी हुई है, वो वहीं से पढ़ लो। यहाँ पे ऐसे टाइम को उसमें बेस कर सैंपल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अलाउ करे अपने में से पास होने, कुछ चीजों को अलाउ ना करे पास होने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू।